दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोल्डन आइडल। क्या मतलब हुआ? द गोल्डन आइडल। आइडल का मतलब होता है मूर्ति, मतलब कि सुनहरी मूर्ति, या कह सकते हैं सोने की मूर्ति। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अ वेरी रिच मैन वेंट टू अ बिग सिटी टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, अ वेरी रिच मैन, मतलब एक बहुत अमीर आदमी, वेंट, और ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट टू अ बिग सिटी, मतलब वेंट टू अ बिग सिटी, एक बड़े शहर गया। टू एक्सपेंड, और एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, टू एक्सपेंड, बढ़ाने के लिए, हिज बिजनेस, अपने व्यापार को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अ वेरी रिच मैन वेंट टू अ बिग सिटी टू एक्सपेंड हिज बिजनेस, मतलब एक बार एक बहुत अमीर आदमी वेंट टू अ बिग सिटी, एक बड़े शहर गया, टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखिए। ही वंडर्ड अराउंड द मार्केट्स ऑफ द सिटी टू फाइंड आउट सम न्यू बिजनेस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो वर्ड है वंडर, आप इसे नोट कर सकते हैं। वंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, और ये वर्ब की वंडर की सेकंड फॉर्म है। ही वंडर्ड अराउंड, मतलब है आसपास घूमा। अराउंड द मार्केट्स, मतलब है मार्केट के, बाज़ारों के आसपास घूमा। ऑफ द सिटी, शहर के। टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, पता लगाने के लिए। सम न्यू बिजनेस, किसी नए व्यापार का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वंडर्ड अराउंड द मार्केट्स ऑफ द सिटी, मतलब सिटी, मतलब वह शहर के बाज़ारों के आसपास घूमा। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। सम न्यू बिजनेस, किसी नए व्यापार का। चलिए आगे देखिए। एज ही वॉज wandering around, he reached the outskirts of the city, where the city ended and the village began. क्या मतलब हुआ? As, जैसे कि, ही वॉज वॉन्डरिंग, मतलब जैसे वो घूम रहा था, अराउंड, आसपास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एज ही वॉज वॉन्डरिंग अराउंड, मतलब जैसे वो आसपास, मतलब इधर उधर घूम रहा था, भटक रहा था। ही रीच्ड, और ये रीच का मतलब है पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही रीच्ड, वो पहुंचा। द आउटस्कर्ट्स, और दोस्तों आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सीमाएं या फिर सीमा। ही रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, मतलब वो शहर के सीमाओं पर पहुंचा। वेयर, जहां। द सिटी एंडेड, और एंड का मतलब होता है कि चीज़ का समाप्त होना, मतलब जहाँ पर जो शहर था, वेयर द सिटी एंडेड, जहाँ वो शहर था जो वो ख़त्म होता था, समाप्त होता था। एंड द विलेज बिगिन, और जहाँ से जो गांव था वो शुरू होता था। चलिए आगे देखिए। देयर ही सॉ सम ruins ऑफ एंशियंट टेम्पल्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, और सॉ मतलब देखा। तो क्या मतलब हुआ? देयर, वहाँ, ही सॉ, उसने देखा। सम ruins, और ruins का मतलब होता है खंडर। सम ruins मतलब कुछ खंडरों को देखा। ऑफ एंशियंट टेम्पल्स, और दोस्तों एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, और सम ruins ऑफ एंशियंट टेम्पल्स मतलब
पुराने क्या कह सकते हैं प्राचीन मंदिरों के कुछ खंडरों को देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, देयर ही सॉ सम ruins ऑफ एंशियंट टेम्पल्स, मतलब वहाँ उसने कुछ प्राचीन समय के प्राचीन मंदिरों के खंडरों को देखा। ही सॉ समथिंग वॉज शाइनिंग इन द ruins, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ही सॉ समथिंग वॉज शाइनिंग, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। ही सॉ मतलब कि उसने देखा, समथिंग वॉज शाइनिंग इन द ruins, क्या मतलब हुआ कि उसने देखा कि खंडरों में कुछ चमक रहा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही सॉ समथिंग वॉज शाइनिंग इन द ruins, मतलब उसने देखा कि खंडरों में कुछ चमक रहा था। चलिए आगे देखिए, ही क्विकली वेंट देयर एंड सॉ अ लार्ज गोल्डन आइडल ऑफ अ लॉइन, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों क्विकली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे बहुत से ऐसे वर्ड जो कि ly पे ख़त्म होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही क्विकली वेंट देयर, मतलब वह तुरंत या कह सकते हैं जल्दी से वहाँ गया, एंड सॉ और देखा, अ लार्ज गोल्डन आइडल मतलब एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति, किसकी, ऑफ अ लॉयन, एक शेर की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही क्विकली वेंट देयर एंड सॉ अ लार्ज गोल्डन आइडल ऑफ अ लॉयन, मतलब वह जल्दी से वहाँ गया और उसने एक बड़ी सोने की मूर्ति को देखा, एक शेर की। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो व्यापारी है वो खड़ा है और ये इस शेर की मूर्ति को देख रहा है। चलिए आगे देखिए, ही थॉट आई एम सो लकी, क्या मतलब हुआ। और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। ही थॉट उसने सोचा, आई एम सो लकी। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब प्रेजेंट में मतलब कि वर्तमान में ऐसा कोई भी वाक्य बनाया जाता है जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वर्ड है लकी, लकी ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भाग्यशाली। आई एम सो लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही थॉट आई एम सो लकी, उसने सोचा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई विल बी वेल्दियर नाउ, क्या मतलब हुआ। दोस्तों यदि किसी भी एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब विल होता है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। और वेल्दियर का मतलब होता है अमीर या फिर धनवान, और ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, आई विल बी वेल्दियर नाउ, मतलब मैं अब धनवान हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। चलिए आगे देखिए, शुड आई टेक दिस आइडल होम और नॉट, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है इस वाक्य के अंदर शुड का प्रयोग किया गया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्ट्रक्चर के बारे में। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप उस वाक्य के अंदर किसी भी तरह की सलाह या सुझाव के बारे में बताते हैं, तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हमें शुड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और शुड का मतलब होता है चाहिए। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि आप उस वाक्य के अंदर किसी भी तरह की सलाह या फिर सुझाव को दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग आपको करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यदि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको शुड से उस वाक्य को शुरू करना है। सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये एक हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, शुड आई टेक दिस आइडल होम और नॉट, मतलब क्या मुझे इस मूर्ति को घर ले जाना चाहिए या नहीं। चलिए आगे देखिए, ही थॉट अगेन, अगेन मतलब दोबारा, ही थॉट अगेन उसने दोबारा सोचा, बट लेकिन वॉट इज़ द यूज़ ऑफ दिस
आइडल। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर आप इज एम आर का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं और किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं बिना किसी वर्ब का इस्तेमाल किए, तो इस तरह का वाक्य सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है और यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया गया है इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? बट लेकिन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस आइडल, लेकिन इस मूर्ति का इस्तेमाल क्या है। चलिए आगे देखिए। द लॉयंस फेस कैन स्केयर मी एट नाइट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर लॉयन के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है उसके साथ कुछ जोड़ने के लिए, जिसका मतलब है काके की। तो क्या मतलब हुआ? द लॉयंस फेस, फेस मतलब चेहरा, द लॉयंस फेस मतलब शेर का चेहरा। कैन स्केयर मी, स्केयर मतलब डराना, कैन स्केयर मी मुझे डरा सकता है एट नाइट, रात में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द लॉयंस फेस कैन स्केयर मी एट नाइट मतलब शेर का चेहरा मुझे रात में डरा सकता है, ऐसा उसने सोचा। चलिए आगे देखिए। आई थिंक मुझे लगता है, और आई थिंक का मतलब सोचना या फिर लगना होता है, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई थिंक मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ। आई शुड सेंड माई सर्वेंट्स टू फैच इट एंड आई विल वॉच इट ओनली फ्रॉम आ सेफ डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर भी इस वाक्य के अंदर शुड का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर सलाह को दिखाया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई थिंक मुझे लगता है आई शुड सेंड माई सर्वेंट्स, और सेंड का मतलब होता है भेजना, आप इसे नोट कर सकते हैं। आई शुड सेंड माई सर्वेंट्स मतलब मुझे अपने नौकरों को भेजना चाहिए। टू फैच इट, और दोस्तों फैच का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर आना। टू फैच इट इसको लाने के लिए। एंड और आई विल वॉच इट और मैं इसे देखूंगा ओनली फ्रॉम आ सेफ डिस्टेंस मतलब सिर्फ एक सेफ मतलब एक सुरक्षित दूरी से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने क्या कहा? आई थिंक मतलब क्या मुझे लगता है। आई शुड सेंड माई सर्वेंट्स टू फैच इट मतलब मुझे लगता है कि मुझे अपने नौकरों को इसे लाने के लिए भेजना चाहिए। एंड आई विल वॉच इट ओनली फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस और मैं इसे देखूंगा एक उचित दूरी से, या कह सकते हैं एक सुरक्षित दूरी से इसे मैं देखूंगा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द मैन वॉकड अवे, वॉक अवे का मतलब होता है कहीं से दूर चलकर चले जाना। तो क्या मतलब हुआ? सो द मैन वॉकड अवे इसलिए वो जो आदमी था वो दूर चला गया। ही डिड नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज सच वेल्थ। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ही डिड नॉट नो, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। जब भी आप कोई भी इस तरह का पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना होगा, उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये KNOW इसको नो पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है जानना, पता होना। तो क्या मतलब हुआ? ही डिड नॉट नो वह नहीं जानता था। हाउ टू यूटिलाइज सच वेल्थ मतलब कि हाउ टू यूटिलाइज मतलब कैसे इस्तेमाल करें, मतलब उसको कैसे उसका सही से उपयोग करें। सच वेल्थ इस तरह की वेल्थ का, इस तरह के धन का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही डिड नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज सच वेल्थ मतलब वह नहीं जानता था कि ये जो वेल्थ है, ये जो संपत्ति है, जो धन है, इसका वो इस्तेमाल कैसे, इस तरह की संपत्ति का इस्तेमाल कैसे करें। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की और जो भी इसके स्ट्रक्चर्स थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज आपने कोई भी नया वर्ड या फिर कोई नया स्ट्रक्चर सीखा हो। और उसके अलावा दोस्तों इस स्टोरी में ऐसा कोई मॉरल नहीं है, तो यदि आप अपनी तरफ से कोई भी इस कहानी से के रिगार्डिंग कहानी का जो मॉरल है वो सजेस्ट करना चाहें तो आपका स्वागत है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।